ये लीज का क्वेश्चन एक फाइनल करना था जी आप लोगों ने, तो मिला टाइम? एक मिनट, क्वेश्चन जरा सामने रखिएगा जी। कोल लिमिटेड का क्वेश्चन सामने रखिएगा प्लीज। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जरा आप भी हेल्प करें मेरी तरफ। मुझे कहा जा रहा है राइट ऑफ यूज एसेट की वर्किंग बता दें। आप करवाएंगे जरा मुझे राइट ऑफ यूज, स्पीड अप हो जाए जरा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की तरह वर्किंग करवाएं। बता देना यार, वर्किंग बता दें प्लीज, वर्किंग बता दें, लीज पेमेंट निकाल लें। अच्छे अच्छे ओपिनियंस दे रहे हैं, वर्किंग करवा दें। कैसे करें वर्किंग? रेंटल एडवांस में है, एरियज में? तो पहला रेंटल अलहदा हो गया, फिर कितने रेंटल रह गए? कैसे वर्किंग करूं? 1 माइनस एनुअल रेंटल है तो रेट एनुअल ही रहेगा, -3 डिवाइडेड बाय आखिरी सेंटेंस पढ़े रिक्वायरमेंट्स ऊपर। परचेज ऑप्शन की अमाउंट लो। वजह है नहीं, वजह है।
ये भी ऑन करना है। ये दरवाजा तो बंद करो, दरवाजा बंद करना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जरा लाइट का प्रॉब्लम हुआ था, आवाज ठीक है? जी मिस्टर ओसामा, ये देखना कैमरा वगैरह ठीक। चलिए स्क्रीन भी 1 मिनट में चल रही है जरा। ये आप लास्ट पॉइंट पढ़ रहे थे। लास्ट पॉइंट में परचेज ऑप्शन लीज पेमेंट्स में क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? रीजनेबली सर्टेन है, नॉट रीजनेबली सर्टेन है। बेटा बस विदाउट लीज, विदाउट परचेज ऑप्शन फिर आंसर आ जाएगा यार। बताएंगे क्या आंसर आ रहा है? आपने सॉल्व किया होगा। 55.75 पे राइट ऑफ यूज एसेट पे रिकॉर्ड होगा। राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट बाय 55.75। ठीक है उसामा? डेप्रिसिएशन जरा बता देंगे, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? 6 मंथ्स तो है ठीक है, लेकिन 4 साल या 10 साल? 4 साल क्यों, 10 साल क्यों नहीं? यूजफुल लाइफ को कब बेस बनाते हैं, पूरा बोल दें जरा। दो चीजें हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही हो या रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन हो। और अगर ऐसे ना हो तो शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। तो शॉर्टर की तरफ जा रहे हैं, यूजफुल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। कैलकुलेटर पकड़िएगा जरा। डेप्रिसिएशन आपकी कैलकुलेट हो जाएगी 55.75 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये 6/12 क्यों हो रहा है? 1 जनवरी पे लीज हुई है और 30 जून पे ईयर एंड आया। आंसर बता दें। 6.96 या 7 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। ठीक है प्लीज जी। टेबल रेकमेंड निकालना है अपना। फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल किस अमाउंट से शुरू होता है? ये बोल नहीं, काइंडली के बाद बात खत्म करना है। लीज लायबिलिटी की अमाउंट से शुरू होगा 55.75, और जब स्केड्यूल आप बनाते हैं ये वाला, आप इसमें एग्रीमेंट की डेट्स लिखेंगे। 1 जनवरी पे पहला रेंटल है 2019, और फिर 1 जनवरी 2020 पे दूसरा रेंटल है हमारा। लेकिन ईयर किस दिन एंड हो रहा है? हमारा ईयर किस दिन एंड हो रहा है? 30 जून 2019 पे अगर एंड हो रहा है तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी हमारा 38.75 ही होगा, जो किस दिन हो गया था और कब तक रहेगा? 1 जनवरी 19 पे हो गया था और 1 जनवरी 2020 तक एज इट इज रहेगा। करंट पोर्शन देयरफॉर 38.75 में से 11.15 बन जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है प्लीज। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है 5.85, इसका भी कुछ होगा, पूरे साल का रिकॉर्ड होगा, ये भी 6/12 होगा। ये कब से कब तक का इंटरेस्ट है? 1 जुलाई 19 से 1 जनवरी 19 से 1 जनवरी 19 से 1 जनवरी 2020 तक का है। तो हमारे वाले साल में 6 मंथ्स यहाँ से भी एज अ पेएबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएंगे। ठीक है मिस्टर ओसामा, अब क्लियर हो गया? बाकी आपका कोई इशू नहीं? जी सर। डिस्क्लोजर ऑफ लीज लायबिलिटी, एक मिनट जरा। डिस्क्लोजर ऑफ लीज लायबिलिटी का मतलब मैच्योरिटी एनालिसिस। मैच्योरिटी एनालिसिस बनवाएं जी। मैच्योरिटी एनालिसिस बनवाएं। अच्छा 2018 में डैश है, कंपैरेटिव में डैश है। मैच्योरिटी एनालिसिस 30 जून 19 पे जो बनेगा, ये तो मेरे ख्याल आपने बना लिया है। अच्छा अब मेरे साथ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन खुना नहीं से मुझे कहा जा रहा है 30 जून 18 का मैच्योरिटी एनालिसिस बनवा दें। जरा सवाल देखें। 30 जून 2018 के एंड पे खड़े होकर मैच्योरिटी एनालिसिस बनवा दें। ऑनवर्ड्स बनना नहीं है, ऑनवर्ड्स बनना नहीं है सर जी, एग्रीमेंट ही नहीं हुआ यार।
अभी एग्रीमेंट ही नहीं है, तो 30 जून 2018 के एंड पे हमने कौन सा स्केड्यूल बनाया होगा? ये हम बना पिछला रहा होते हैं, लेकिन पिछला बनाने का मतलब ये पिछले सालों में कैसे बना होगा। अगर 2018 के एंड पे हम खड़े होंगे तो क्या उस वक्त कोई मेच्योरिटी एनालिसिस बनाया गया होगा? क्यों नहीं बनाया गया होगा? एग्रीमेंट नहीं था। तो पहला वो कौन सा ईवेंट है जहां मेच्योरिटी एनालिसिस बना होगा? और पिछले साल की सारी फिगर्स डैश क्यों है? क्योंकि पिछले साल ये लीज ही नहीं थी। तो लीज ही नहीं थी, ना पेबल था, ना एसेट था, और ना ही कोई स्केड्यूल था। ठीक है प्लीज। एनी अदर कंफ्यूजन? एनी अदर कंफ्यूजन? ये कौन सा सवाल डिस्कस हुआ सर पिछले 10 मिनट में? वो लिमिटेड कहाँ पे है? टेस्ट क्वेश्चन कहाँ है? चले आई जी, IAS 21 हो रहा था। जी हम क्वेश्चन, सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन पे पहुंचे हुए थे। उनमें से 2 क्वेश्चंस शायद होमवर्क थे, तो अटेम्प्ट किए। आंसर रखे सामने, मैं अगर आंसर सिर्फ बता दूं तो सफिशिएंट है या लिख दूं? बता देता हूं, फिर जहां मसला होगा जिस एंट्री में वो फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। जी क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 था। क्वेश्चन नंबर 3 सामने रखें जी, उसका आंसर इंशाल्लाह उसका रजिस्टर में आपको नजर आ रहा होगा। एंट्रीज बोलूंगा, कंडी जरा देखें, चेक करें सही है आपकी। 1 अगस्त 2018 परचेजेस डेबिट पेएबल क्रेडिट बाय 12,10,000 डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 120। नेक्स्ट 31 दिसंबर 2018 वाले दिन ट्रांसलेशन क्यों होनी है? ईयर एंड आ गया और अभी लाइबिलिटी की सेटलमेंट नहीं हुई है। तो आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी पहले 10,000 इंटू 120 करके 12 लाख पे, और अब आपकी लाइबिलिटी जब रीमेजर होगी तो रेट हो गया हुआ है 122। तो कैसे वर्किंग करें? 10,000 इंटू 122 माइनस 12 लाख, डिफरेंस बन रहा है 20,000। मेरा ख्याल है 12,20,000 लाइबिलिटी बन गई ना। 20,000 से लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? एंट्री हो जाएगी पेएबल डेबिट और फॉरेक्स लॉस क्रेडिट। पेएबल सॉरी क्रेडिट, पेएबल क्रेडिट एंड फॉरेक्स लॉस डेबिट। ठीक है 20,000। एनी कंफ्यूजन? अच्छा रिक्वायरमेंट में देखिए उसने कहा प्रिपेयर ऑल नेसेसरी एंट्रीज। अब ईयर एंड्स मेंशन नहीं है, तो अगले साल की भी एंट्री 31 जनवरी पे हो सकती है। कितने पेमेंट होगी फाइनली? 12,10,000 बन जाएगा 10,000 इंटू 121 करके। कितने वाला पेएबल कितने पे सेटल हो रहा है? 12,20,000 वाली लाइबिलिटी अगर 12,10,000 पे सेटल हो रही है तो 10,000 पेमेंट वाले दिन फॉरेक्स गेन आ रहा है। एनी कंफ्यूजन सर? ठीक हो गया था सर। सेकंड क्वेश्चन देखें, शायद सिमिलर डाटा है सवाए इसके के सेल हो रही है, सेल की एंट्री बन जाएगी रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट बाय 12 लाख, फिगर सेम ही है। 31 दिसंबर 18 पे ट्रांसलेशन जब करेंगे तो रिसीवेबल बढ़ जाएगा 20,000 से, रेट बढ़ने से रिसीवेबल बढ़ जाएगा, और रिसीवेबल बढ़ने से रिसीवेबल डेबिट फॉरेक्स गेन क्रेडिट हो रहा होगा। लिख दूं या ओके? लास्ट एंट्री आप बताएं क्या हुई है? जो जो मैं बोल रहा हूँ वो तो ओके है, जरा आप भी बोल दें ताकि मुझे पता चले आपका भी ओके है या नहीं है। बैंक डेबिट बाय 2,10,000, रिसीवेबल क्रेडिट बाय 12,20,000, और 10,000 का फॉरेक्स लॉस हो जाएगा बिकॉज 12,20,000 का रिसीवेबल 12,10,000 में फाइनली रिसीव हुआ है। एनी कंफ्यूजन प्लीज?
क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कर लिया था हमने। आ जाए क्वेश्चन ढूंढे, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले जरा इसी के नीचे, इसी पेज के नीचे एक क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढे आई DND लिमिटेड के नाम से। क्वेश्चन नंबर 6 में जरा एक डिफरेंट चीज है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। जी रेडी? चलो बेटा, अब आपको इनिशियली कल आप कॉन्सेप्ट सारा मिल गया IAS 21 का। बस अब इसी कॉन्सेप्ट के अंदर रह के डिफरेंट सिनेरियोज में कुछ अकाउंटिंग करनी है हमने। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब साथ हैं प्लीज? आवाज वगैरह ठीक है? चलिए क्वेश्चन पढ़ने जी। DND लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। अच्छा, मेरे से कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी, वो जरा क्वेश्चन नंबर 5 में जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ढूंढे। आंसर 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 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसमें एक मशीनरी परचेज हुई थी। कोई डेट बताएंगे मशीनरी परचेज की? फर्स्ट 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 मई 2017 और ईयर एंड था 30 जून। तो इसकी डेप्रिसिएशन आनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन में कोई रेट्स का की इंफॉर्मेशन नहीं थी। ना रेट था, ना यूजफुल लाइफ थी। वरना डेफिनेटली एसेट अगर परचेज हो गया है और उसे हमने लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लिया है तो ऑनवर्ड्स इसकी डेप्रिसिएशन वैसे ही जैसे होनी चाहिए। कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट मॉडल की बेस पे, और इंशाल्लाह भी डिस्कस करेंगे कि रिवैल्यूएशन मॉडल भी हो सकता है। इट मींस एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। आपने बस ट्रांजैक्शन डेट पे लोकल करेंसी में अपने एसेट को रिकॉर्ड कर लेना। तो क्योंकि हमारे पास यूजफुल लाइफ या रेट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए फिर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। ठीक है, आज आप डी पे। ये मुबीन जरा आवाज वगैरह देख लो यार, मेरा तो ख्याल है ये फिर बता दो जरा काइंडली। DND Limited is a listed company having its operations within during the year ended December 31st, 2016. Company contracted to purchase plants and machinery from a US company. अभी क्वेश्चन जरा थोड़ा सा सीरियस है जी। The terms and conditions thereof are given below. Total cost of the contract is $100,000. Payment to be in accordance with the following schedule. On signing the contract, which is on 1st July 16, $20,000 is payable. सारे पैसे शायद इकट्ठे नहीं है, कुछ इंस्टॉलमेंट टाइप में। On shipment 30th September 16, $50,000. शिपमेंट का जरा मीनिंग बताएं। फर्स्ट पैराग्राफ में जाएं। ये मशीनरी कहां से कहां आनी है? शिपमेंट का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगा कि जब ये मशीनरी US से डिस्पैच हो जाएगी, इसने पहुंचना कहाँ है? तो कहां से कहां जब ट्रेवलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो शिपमेंट हो जाएगी। अब ये नॉर्मली बाय शिप गुड्स आती हैं। ये जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट है, बाय एयर बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो नॉर्मली जो शिप गुड्स हैं ये बाय सी शिप्स में ट्रेवल करती हैं। तो शिपमेंट मीन सिंपली डिस्पैच है शायद। तो शिपमेंट डेट क्या है? 30 सितंबर, और शिपमेंट वाले दिन $50,000 देना है। लेकिन शिपमेंट के साथ एक स्टार लगा हुआ है, वो स्टार जरा टेबल के नीचे जरा ढूंढना है। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप आर ट्रांसफर्ड ऑन। अब ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं फर्दर भी एक्सप्लेन करूंगा। आपने सुने हुए वैसे ये वर्ड्स कभी? रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड, क्या मीनिंग है, क्या बनता है, आपका क्या ज़हन करता है? असल में सर ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ट्रेवलिंग टाइम काफी ज्यादा समटाइम्स हो जाता है, 15, 20, 25 दिन, इवन मंथ्स भी समटाइम लग जाते हैं। तो अब इसमें इस पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस दिन सेलर की सेल हुई है और कॉरस्पॉन्डिंगली किस दिन बायर की परचेज हुई है। तो मैं अभी फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन यहाँ बता क्या रहा है
कि जिस दिन शिपमेंट हुई है उस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हुए हैं, विच मींस सेलर अपनी सेल रिकॉर्ड कर रहा होगा 30 सितंबर पे और बायर अपनी परचेज रिकॉर्ड कर रहा होगा 30 सितंबर पे। बाकी मैं इसको आसान एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आई होप रिस्क एंड रिवॉर्ड्स वर्ड सुने होंगे आपने। रिस्क एंड रिवॉर्ड जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो उस दिन फिर सेल होती है, तो जिस दिन सेल हो जाती है उस दिन सेलर अपनी सेल क्रेडिट करेगा और बायर अपनी परचेज क्रेडिट करेगा। लेकिन यहाँ एक एडिशनल प्रॉब्लम ये है कि क्या परचेज डेबिट करेगा या गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट करेगा, तो ये मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि गुड्स शायद अभी रास्ते में होंगी। परचेज किस दिन डेबिट होती है? जब गुड्स शायद रिसीव हो जाएंगे। तो अगर रास्ते में है तो रास्ते में गुड्स इन ट्रांजिट किसका एसेट होता है, ये भी मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट पढ़ लें जरा, आफ्टर इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन। अच्छा, ये टेबल में हम पढ़ क्या रहे हैं इस वक्त? ये जो $1 लाख है उसका एक ब्रेकअप दिया हुआ है। फाइनली वो कहता है जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी और मशीनरी को टेस्ट करके देख लेंगे और जो डेट बन रही है वो बताई जा रही है 31 जनवरी 17 और $30,000 उस वक्त देने हैं। $1 लाख का एक ब्रेकअप आ रहा है डिफरेंट डेट्स पे। कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं भी करता हूँ, लेकिन क्वेश्चन से कंप्लीट कर लें। देन वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट वेंट थ्रू इन अकॉर्डेंस विद द स्केड्यूल, मतलब जो एग्री हुआ था उसके मुताबिक सब कुछ होता रहा। देन द कंपनी मेड ऑल द पेमेंट्स ऑन द टाइम, जिस दिन एग्रीड था। और एक्सचेंज रेट्स फिर आपको बताया मैं, 1 जुलाई 30 सितंबर 31 दिसंबर 31 जनवरी। रिक्वायर्ड आपसे ये है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू शो द अबव कॉन्ट्रैक्ट, हाउ द अबव कॉन्ट्रैक्ट शुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 21 रजिस्टर कॉलेज। जी बेटा, ऑनेस्टमेंट साथ है सारे। ये है बिजनेस नेम DND लिमिटेड। जनरल एंट्रीज जी रिक्वायरमेंट में देखें, कोई ईयर एंड बताया था? ईयर एंड शायद रिक्वायरमेंट में नहीं लिखा हुआ। शायद क्या लिखा हुआ, वैसे क्या हुआ रिक्वायरमेंट में? हाउ द अबव कॉन्ट्रैक्ट वुड बी अकाउंटेड फॉर, तो फिर ऊपर देखें, ऊपर वैसे स्टार्ट में ईयर एंड है कहीं नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट में भी समटाइम्स होता है ना किसकी साल की एंट्रीज करनी है, तो फिर शायद ये तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये हमें कम से कम पता कि ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर पे है और 16 की एंट्रीज करते हैं, लेकिन शायद कुछ ट्रांजेक्शन 17 में भी जा रही है, तो जितनी पॉसिबल एंट्रीज फिर वो लिख लेते हैं। रिक्वायरमेंट में भी ईयर एंड मेंशन होता है लेकिन है नहीं, तो ये मिल गया। मैंने कहाँ से लिखा है ईयर एंड? फर्स्ट पैराग्राफ में शायद बताया हुआ। फॉर्मेट बना लें, डेट, रेंटल्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस। एंट्रीज कर रहे हैं प्लीज, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट क्रेडिट कॉलम। साथ साथ रहेगा, कुछ इश्यूज हैं जरा सही रिजॉल्व करवाएगा। सिर्फ अब सोचना रह गया है डिफरेंट सिनेरियोज में, लॉजिकली बस साथ साथ चलें। रेडी है, स्टार्ट करो। फर्स्ट एलिमेंट डेट बताएं, प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा सर। सब कुछ इंशाल्लाह क्वेश्चन के अंदर से ही आना है जी। फर्स्ट एलिमेंट डेट, क्या हुआ इस दिन? कोई एंट्री सजेस्ट करें। अगर नो एंट्री तो फिर डेट क्यों लिखवाइए? डेट मिटाएं जी सारे। नो एंट्री की डेट भी लिखवाते हैं? प्लीज 1 जुलाई 16 पे कोई एंट्री? यस सर, पेमेंट हुई है। कमाल हो गया, पेमेंट की कोई एंट्री नहीं। कैश डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्या डेबिट होगा? मशीनरी डेबिट, परचेजेस डेबिट,
एडवांस में पैसे जा रहे हैं, सिंपली एडवांस टू सप्लाई डेबिट बैंक क्रेडिट। जरा कैश की जगह बैंक कर लिया करें, नॉर्मली बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ये पैसे जाते हैं। प्लीज क्या ये पैसे चीजों से पहले जा रहे हैं, चीजें हमारी होने से पहले जा रहे हैं? तो एडवांस टू है या एडवांस फ्रॉम है? एडवांस टू सप्लाई डेबिट बैंक क्रेडिट। जी पाकिस्तानी कंपनी है, फर्स्ट लाइन में करेंसी कौन सी यूज करनी है? रुपीज में कन्वर्जन करवाएं। कितने डॉलर जा रहे हैं? उस जमाने में डॉलर का रेट क्या था? मल्टीप्लाइड बाय 60.5। ढूंढने के रेट, आंसर 12,10,000। रुपीज इन थाउजेंड एज यू लाइक। आप करें, अगर बोर्ड पे नहीं भी रुपीज इन थाउजेंड तो आप करें। रुपीज में करना है, बाकी थाउजेंड्स में मिलियंस में डेफिनेटली हो सकता है। जी एनी कंफ्यूजन बेटा प्लीज? नेक्स्ट डेट सजेस्ट करें जी। नेक्स्ट डेट प्लीज, प्लीज कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है यार, बिल्कुल सिंपल सी बहस है यार। 30 सितंबर पे क्यों रोका है? $50,000 की पेमेंट भी हो रही है, लेकिन क्या इस दिन एसेट भी हमारा हो रहा है? अच्छा जरा एक और एंगल से पहले एक चीज भी पहले फाइनल कर लें, ये परचेजेस के नाम से हमारा एसेट बनना है या मशीनरी के नाम से? ये कोई मतलब क्या मेरी इस बात पे? ये कोई गुड्स खरीद रहे हैं, मीन मशीनरी बेचने के लिए कोई खरीदने लग रहे हैं, या मशीनरी को यूज के लिए खरीदने लग रहे हैं? IS-16 वाली कोई मशीनरी है या IS-2 की कोई इन्वेंट्री टाइप मशीनरी है? देख लें कैसे पता चला? उसकी इंस्टॉलेशन होनी है, टेस्ट रन होना है, शायद इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं, तो देयरफॉर मशीनरी के नाम से हमारा एसेट डेबिट होना है। लेकिन अब जरा दोबारा डेट्स के एंगल से सोचें जरा। 30 सितंबर पे खड़े हैं हम। जी जी 30 सितंबर पे खड़े हैं। क्या मशीनरी हमारी हो गई है? क्या मशीनरी आ गई है? हमारी हो गई है? क्या मशीनरी हमारी हो गई है? ये बेटा जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अब यहाँ जरा बात मेरी थोड़ी सी जरा पहले पूरी होने दें। पहले मेरा ख्याल है बल्कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पहले हम नॉर्मल सिचुएशन को जरा ज़हन में रिवाइज करना है। लेट्स अज्यूम, बिल्कुल एक सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करें। आपने कोई मोबाइल परचेज की है, किस दिन आप परचेज डेबिट करेंगे? थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोच के, या बल्कि सही वर्ड्स कर लेते हैं, किस लम्हे आप परचेज डेबिट करेंगे? जब मिल जाएगा। किस दिन आपको मिल जाएगा, किस वक्त आपको मिल जाएगा? विजुलाइज करें, शॉप है, सेलर बेच रहा है, आप खरीद रहे हैं, जब वो मोबाइल आपको हैंड ओवर करेगा तो मोबाइल किसकी बजाय किसका हो जाएगा? सेलर की बजाय बायर का हो जाएगा। वो अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा, आप परचेज रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उस लम्हे, जिस लम्हे आपने मोबाइल उसके हाथ से अपने हाथ में पकड़ लिए, दैट इज द पॉइंट कि अब इस मोबाइल से रिलेटेड फायदे भी आपके हैं, और अगर इसके कोई डैमेज की वजह से कोई लॉस हो गया तो वो भी आप ही का होगा। सपोज मोबाइल पकड़वाते हुए सेलर के हाथ से गिर जाए, तो क्या ये नुकसान उसका है? क्योंकि अभी रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए थे। कब होते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर? जब एसेट डिलीवर हो जाता है। एक वर्ड हमने शायद सुना, डिलीवर हो जाता है। आपने मोबाइल पकड़ा, अब आपके हाथ से अगर गिरा तो आप ये नहीं कह सकते अपना मोबाइल भाईजान उठा लें, आपको अपना ही उठाना होगा, चाहे वो जैसे भी उठाए। किस लम्हे रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। लेकिन अब वर्ड जरा थोड़े से सही करते रहना जरा। डिलीवरी नॉर्मल वर्ड है, लेकिन अभी इसी को पहले पाकिस्तान के अंदर ही रखते हैं जरा। लेट्स अज्यूम आपका सप्लायर कराची में है और आप लाहौर में हैं। आपने कराची से किसी सप्लायर से अपनी चीजें खरीदी हैं। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स कब ट्रांसफर होंगे? अब एक वक्त होगा जब वो डिस्पैच कर रहा होगा,
डिस्पैच का मतलब जब कराची से फॉर एग्जांपल किसी ट्रक में चीजें आ रही होंगी, डिलीवर कब होगा? जब वो लाहौर में पहुंचेगी। अब डिस्पैच और डिलीवरी में डिफरेंस आ जाएगा। और लेट्स अज्यूम का ट्रैवलिंग में कोई 2-3 दिन ट्रक को लग रहे हैं, तो वो शायद डिस्पैच कर रहा होगा, 2-3 दिन बाद डिलीवरी होगी। तो अब सेल कब रिकॉर्ड होगी, परचेज कब रिकॉर्ड होगी? अब एग्रीमेंट पे डिपेंडेंट होता है। अब मेरे अगले वर्ड्स गौर से सुनना। इस सिचुएशन में फिर सेलर और बायर के दरमियान कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, और एग्रीमेंट कैन बी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेट ऑफ डिस्पैच और कैन बी ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी। मतलब इस सारी स्टोरी का ये बनेगा कि अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स डिस्पैच वाले दिन ट्रांसफर हो जाएंगे, तो फिर जो रास्ते का रिस्क है, रास्ते में कोई डैमेज का रिस्क है, या इन ट्रांजिट अगर कोई इंश्योरेंस है, तो वो कौन करवा रहा होगा? वो सेलर नहीं, वो फिर बायर की जिम्मेदारी होगी। जैसे ही गुड्स कराची से डिस्पैच होंगी, सेलर सेल रिकॉर्ड करेगा और बायर गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट और कैश या पेबल वगैरह क्रेडिट करेगा। जब गुड्स उसका पहुंच जाएंगी, फिर वो गुड्स इन ट्रांजिट का हेड खत्म करके परचेज की क्या एंट्री करेगा? परचेजेस डेबिट गुड्स इन ट्रांजिट क्रेडिट। परचेजेस शायद तभी डेबिट होती हैं जब गुड्स आपको रिसीव हो जाए। कुछ मेरी बात समझ आई है? लेकिन अगर सपोज सेलर और बायर का एग्रीमेंट ये था कि ये जिम्मेदारी सेलर की है कि वो गुड्स डिलीवर करेगा आपको लाहौर में, तो जब तक गुड्स आप तक नहीं पहुंचेंगी, आप कोई अपनी परचेज ना गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से और ना ही परचेज के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। एक सेकंड, सेलर बने। सेलर जब डिस्पैच कर रहा होगा, अब वो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट और स्टॉक इन हैंड क्रेडिट करेगा। तो हिम्मत करेंगे नहीं मेरे अलावा? किसने चीजें भेजनी है? बिकेंगी कब? अगर एग्रीमेंट ये है कि डिलीवर उसने करनी है, तो वो तो डिलीवरी वाले दिन सेल रिकॉर्ड करेगा। तो उस दिन जब वो डिलीवर करेगा, उसका इन हैंड स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, या जो फिजिकल स्टॉक होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, और अब उसी की गुड्स हैं जो गुड्स इन ट्रांजिट के नाम पे उसी का एसेट है। और ये एंट्री कॉस्ट पे होगी या सेल प्राइस पे होगी? सेल प्राइस पे तभी रिकॉर्ड होगी जब चीजें सेल हो जाएंगी। रास्ते में अगर कोई नुकसान हो गया तो बायर कोई जिम्मेदार नहीं है। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स अब किस वक्त ट्रांसफर होंगे? जब डिलीवरी होगी। तो ये गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट स्टॉक क्रेडिट कॉस्ट वाली एंट्री है। इस एंट्री का सिर्फ मकसद ये है कि अब गुड्स जो है वो हमारे स्टोर रूम में नहीं होंगी, वो रास्ते में हमारी गुड्स है। अगर सपोज इसी 2-3 दिनों के दरमियान ईयर एंड आ जाए, हिम्मत जवानों हिम्मत, तो ये स्टॉक किसकी बुक्स में एज एन एसेट होगा? सैलरी की होगा। अब ये बायर का इससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, गुड्स जब डिलीवर हो जाएंगी, फिर सेलर जो है अपनी सेल रिकॉर्ड करेगा, सेल प्राइस पे करेगा, और उस दिन फिर बायर परचेजेस डेबिट करेगा, क्योंकि अब गुड्स इन ट्रांजिट नहीं रही, उस तक पहुंच गई। आई होप कि कुछ समझ आ गया। अब इसी को क्या जरा फर्दर एक्सपेंड कर लें हम और पाकिस्तान से बाहर निकल जाए, तो यहाँ भी अब एग्रीमेंट पे डिपेंडेंट है कि सेलर और बायर के एग्रीमेंट के मुताबिक किस दिन गुड्स का रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होना है। दो तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। समटाइम सेलर बायर का एग्रीमेंट ये होता है कि जैसे ही सेलर अपनी पोर्ट पे गुड्स को डिस्पैच कर देगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन कुछ ये जरूरी नहीं है, आपके क्वेश्चन में शायद इस वक्त यही लिखा हुआ है। समटाइम्स अदरवाइज भी एग्रीमेंट होता है कि जब ये गुड्स बायर की पोर्ट पे डिलीवर हो जाएंगी, उस वक्त रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होते हैं। तो क्वेश्चंस देख के ये डिसाइड होगा कि किस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं, और अकॉर्डिंगली फिर आप सेल परचेज का डिसीजन लेंगे। आई होप कि हम कुछ बात समझ सके हैं। तो जब टाइम ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, तो उस केस में फिर एग्रीमेंट होता है, क्योंकि उसी एग्रीमेंट की बेस पे ये डिसाइड होता है कि ये जो रिस्क है, इन ट्रांजिट जो रिस्क है चीजों के नुकसान का, इसकी इंश्योरेंस सेलर ने करवानी है या बायर ने करवानी है। मुझे जरा एक छोटा सा आंसर दे दें, मुझे आइडिया हो जाएगा आपको मेरी बात क्या समझ आई है। इस केस में जो क्वेश्चन है, बताएं रास्ते की इंश्योरेंस कौन करवा रहा होगा? वो क्यों? क्योंकि शिपमेंट पे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होगा। आई होप कि कुछ क्लियर हो गया। जी डेफिनेटली बेटा, अगर रास्ते में आपको नुकसान होता है तो किसकी जिम्मेदारी कहाँ खत्म होगी? गुड्स अगर सही हाल में, सही हालात में, सही सिचुएशन में, सही कंडीशन में, अगर सेलर ने सही कंडीशन में गुड्स शिप में लोड कर दी,
तो उसके बाद वो रास्ते में डैमेज हो, खराब हो, ये जिम्मेदारी फिर अब बायर की है। बायर फिर इंश्योर करवाएगा और अगर अपना कोई नुकसान है तो उसको कवर करेगा। लेकिन अगर ये रिस्क एंड रिवॉर्ड्स डिलीवरी पे खत्म होने थे, डिलीवरी पे सॉरी ट्रांसफर होने थे, तो इन ट्रांजिट इंश्योरेंस भी फिर सेलर की जिम्मेदारी होती है। तो इस केस में फाइनली बता दें 30 सितंबर पे कौन क्या और कौन क्या कर रहा होगा। सेलर सेल रिकॉर्ड कर रहा होगा, बायर परचेज, लेकिन क्या परचेज के नाम से या इन ट्रांजिट के नाम से। आई होप कि आप कुछ क्लियर हो गए। आए इधर एंट्री बनवाए, पूरी एंट्री बनवाए, लिखने से पहले बता बनवाए। मशीनरी ट्रांजिट में वर्ड यूज करूंगा, गुड्स क्यों नहीं करूंगा। यूज के लिए मशीनरी है, अगर बेचने के लिए मशीनरी होती तो फिर शायद गुड्स का वर्ड परचेजेस से रिलेटेड होता है। मशीनरी ट्रांजिट कह दो, बताइए जी मशीनरी ट्रांजिट कितने से डेबिट। अच्छा एक सेकंड के लिए ना जरा कन्वर्जन को साइड पर रख दें। फॉरेन करेंसी से लोकल करेंसी में जो कन्वर्जन है, कौन से रेट यूज होने हैं, वो इंशाल्लाह मिलजुल के बाद में डिसाइड करेंगे। लेट्स अज्यूम डॉलर टर्म्स में आपने जरा मुझे पहले एंट्री बनवानी है। मशीनरी इन ट्रांजिट कितने से डेबिट। 50,000 से यार, 75,000 से। तो सबसे पहले जरा अमाउंट डिसाइड करें और फॉरगेट अबाउट लोकल करेंसी। एक सेकंड के लिए पहले डॉलर्स में, और 75 सही कह रहा ना यार, 25 पहले दिए और 50 अब दिया है तो 75 हो गए। 20 पहले बल्कि दिया, सॉरी 70 है। क्या मशीन अपनी हो जाने से अब वो पूरी 1 लाख की हो गई है। हाँ, जो नहीं दिया अब वो भी लाइबिलिटी हो गई है। पेमेंट का ब्रेकअप ये है कि 20,000 है, 20,000 पहले दे दिया था, 50,000 अब देना है, और अगर मशीन हमारी हो गई है तो फिर 30,000 बाद में देना है। तो प्लीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर एंट्री बनेगी, मशीनरी इन ट्रांजिट डेबिट 100,000 यूएस डॉलर्स, एडवांस क्रेडिट होगा 20,000 से एडवांस क्रेडिट होगा, 50,000 से बैंक क्रेडिट होगा, और 30,000 से पेबल बन जाएगा। क्या पूरी मशीन हमारी हमारी हो गई है या वो भी पार्ट्स में हमारी हो रही है। पैसे तो नहीं दे रहे हम, लेकिन होपफुली टुकड़ों में नहीं आ रही है। मशीन अब हमारी है, जो पैसे दे दिए थे एडवांस में वो एडवांस क्रेडिट होकर एसेट में चला जाएगा, जो दे रहे हैं वो एसेट में स्ट्रेट अवे ऐड हो जाएगा, और जो नहीं भी दिए वो भी लायबिलिटी बन जाएगा। इस एंट्री के लिए इस तरह के जरा नीचे एंट्रीज के लिए अभी एंट्रीज आनी है 1 2 3 4, ये 4 5 एंट्रीज के लिए जगह रखें जरा, और जरा सॉर्ट ऑफ वर्किंग्स में जाएं। पहले ये डॉलर टर्म्स में एंट्री लिखें जरा। अच्छा इस एंट्री में जरा शदीद मसाइल हैं, तो पहले जिस तरीके से मैं तरतीब से चल रहा हूँ मेरे साथ साथ रहिएगा। जी डेफिनेटली बाहर को सिर्फ अपना इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा अगर खुदा ना खासा नुकसान हुआ, लेकिन वो भी तभी मिलेगा अगर उसने इंश्योरेंस करवाई होगी। तो नॉर्मली वैसे इंश्योरेंस करवाते हैं लोग, लेकिन डेफिनेटली फिर इंश्योरेंस कंपनी अब जिम्मेदार होगी लॉस की, सेलर अब जिम्मेदार नहीं है। सेलर ने किस दिन एग्रीमेंट के मुताबिक रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर कर दिए, अब कौन जाने और उसका काम जाने। जी इन टर्म्स ऑफ डॉलर जरा एंट्री लिखना चाह रहा हूँ 30 सितंबर में, ताकि इन टर्म्स ऑफ डॉलर को फिर आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं। वर्ड्स बोल दें जी, बात हो चुकी है। प्लांट एंड मशीनरी इन ट्रांजिट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी इन ट्रांजिट डेबिट, अमाउंट बताएंगे। एनी कंफ्यूजन इन दिस 1 लाख। अच्छा हम वर्किंग्स में कर रहे हैं, प्लीज अपने ओरिजिनल एंट्री डेफिनेटली हमने रुपीस में करनी है, पूरी करवाई जी एंट्री। एडवांस क्रेडिट बाय $20,000, बैंक क्रेडिट बाय $50,000 एंड पेबल क्रेडिट बाय $30,000। जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन।
अभी तक जो कल तक हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे उसमें शायद इकट्ठी ही पेमेंट हो रही थी, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में भी, पार्ट्स में भी पेमेंट हो सकती है। जी ये एंट्री लिखना, मैंने जरा ओरिजिनल एंट्री दूसरी एंट्री की तरफ जाना, अपनी वर्किंग्स में 4-5 एंट्रीज की जगह छोड़ के जरा वर्किंग्स में लिख लें, फिर इसको बेस बना के पहले मुझे एंट्री कंप्लीट करवानी है आपको। ये नोटेड है प्लीज जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एनी कंफ्यूजन जी इस एंट्री में? एसेट 1 लाख ओके, पूरा लाख का एसेट हमारा। चले अब आपने ये वाली डॉलर टर्म्स में एंट्रीज में रखनी है और मुझे अपने आप इसे रुपीस में कन्वर्ट करवाना है। मशीनरी इन ट्रांजिट कैसे कन्वर्ट करूं? प्लीज यार सवाल सामने यार, प्लीज कम ऑन। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 61 का रेट है, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 61 रेट हो गया ना यार, रेट तो ढूंढना यार। सर जी सवाल में रेट है प्लीज यार, रेट 61 हो गया है, लेकिन बेटा इस 61 के रेट में एक इशू है। आप ना लिखना शुरू हो जाएगा, रुक जाए जरा प्लीज, संजीदा एंट्री है, बात को जरा समझ ले प्लीज। 100,000 इंटू 61 अगर करूंगा तो उसमें एक इशू बनता है। नहीं वो क्या बनता है, जरा लेट मी एक्सप्लेन। आप एक सेकंड डेबिट छोड़े, क्रेडिट पे आए जरा। एडवांस टू सप्लायर क्रेडिट करवाएं, कितने से होगा? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 61 करो। अब यहां से मेरे वर्ड्स प्लीज गौर से सुनने जरा। ये बेटा पैसे हमने 1 जुलाई को दे दिए थे, तो 1 जुलाई को $20,000 देने की वजह से हमें ये $20,000 61 रुपीज का नहीं पड़ रहा है, 61 के हिसाब से नहीं पड़े, 60.5 के हिसाब से पड़ चुके हैं। क्या एडवांस में दे देने से 1 जुलाई को 60.5 का डॉलर पड़ा है या 61 का पड़ा? और इन $20,000 के रेट के एंगल से अगर सोचें और फ्लक्चुएशन आए तो उस फ्लक्चुएशन से हमें कुछ नहीं हुआ, हम ये पैसे कब दे चुके थे। और अगर बाद में ये फ्लक्चुएशन हुई है तो वो हमारे इन $20,000 को इफेक्ट नहीं करेगी। तब 20,000 इंटू 61 करके हमारा एडवांस खत्म नहीं होना है, ये जिस अमाउंट पे डेबिट हुआ था उसी अमाउंट से क्रेडिट क्यों होना है। क्या जो पैसे दे चुके थे उन्हीं पैसों के हिसाब से हमें मशीनरी अब मिलनी है? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये 100% पैसे हमने 1 जुलाई को दे दिए होते, एडवांस में 100% सपोज पैसे दे चुके होते, क्या एंट्री कर रहे होते हम? एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, एडवांस ही होता। किस रेट के हिसाब से? और 30 सितंबर पे अगर मशीन रिसीव होती तब सब्सिक्वेंटली जो रेट्स में चेंज आया वो हमारे एसेट को कोई इफेक्ट ना करता, हम सिंपली एंट्री करते हैं मशीनरी डेबिट, एडवांस क्रेडिट, और अमाउंट कौन सी लेते? वही जिसपे हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। अगर सारे पैसे 1 जुलाई को दे देते तो सब्सिक्वेंट रेट्स की फ्लक्चुएशन हमें इफेक्ट ना करती, लेकिन क्योंकि सारे नहीं दिए, 20,000 दिए, तो $20,000 को फर्दर रेट की फ्लक्चुएशन इफेक्ट नहीं करेगी। मेरी बात कुछ क्लियर हुई है सर? लेकिन क्या $50,000 इसी दिन दे रहे हैं? सर इसी दिन दे रहे हैं सर, इस रेट के हिसाब से ही आप देने पड़ेंगे। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 3 लाख 30,50,000, 30,50,000 ओके है सर। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई, क्या कुछ पेएबल भी है? ये वर्किंग आपने करवानी है। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय, फिलहाल हमें नहीं पता फ्यूचर में रेट क्या होगा, तो क्या ये लायबिलिटी फिलहाल 61 पे ही रिकॉर्ड करेंगे? लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जिस दिन आप सेटल करें उस दिन रेट कुछ और हो गया हो? अब कुछ बात समझ आती है सर? आंसर आएगा
18,30,000। ठहर जाए, बात मेरी 1 मिनट पूरी होने दें। 1 सेकंड के लिए कैलकुलेटर पे $100,000 लिखें। 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 61 जरा कर लें, वैसे शायद सिंपल फिगर है। क्या आंसर आता है? 61 लाख आंसर आता है। लेकिन 1 सेकंड के लिए मेरे जरा इन 3 क्रेडिट्स को इकट्ठा करें जरा। ये आंसर कितना आ रहा है? यहां से 60,90,000 आंसर आ रहा है, और अगर स्ट्रेट में 61 से मल्टीप्लाई करें $1 लाख को, तो वो 61 लाख आ रहा है। किसी को पता है ये रीजन क्या है डिफरेंस की? अगर सपोज एडवांस में $20,000 ना दिया होता तो वो भी 61 का ही अब पढ़ना था, लेकिन एडवांस में $20,000 देने की वजह से हमें ये मशीनरी पाकिस्तानी रुपीस में 61 लाख की नहीं पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें 60,90,000 की मशीनरी पड़ रही है। मेरी को बात समझ आई है? काश ये पैसे सारे एडवांस में दे देते। कैलकुलेटर पकड़े जरा। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 60.5, क्या सारे पैसे एडवांस में दे देने से 60,50,000 की पड़नी थी? लेकिन अगर बाद में रेट 55 हो जाता तो फिर एक और काश निकल आना था। तो ये काश ही इंसान की जिंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह कह लेते हैं। कितने की बजाय कितने की मशीनरी क्यों पड़ गई है? 61 लाख की बजाय 60,90,000 की ये मशीनरी पड़ी है, क्योंकि इसमें से $20,000 हमने एडवांस में दे दिए थे, जिसकी प्राइस उस वक्त डॉलर्स में 61 की बजाय 60.5 थी। सबको क्लियर हो गया प्लीज? तो इस केस में हम शायद डेबिट अमाउंट से स्टार्ट नहीं कर सकते, हम क्रेडिट्स का जब डिसीजन ले लेंगे तो देन फिर हमें पता चलेगा कि डेबिट अमाउंट है 60,90,000। इससे पहले कि आप लिखें, मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन रहेगी तो पहले वो डिस्कस कर लें। सबको बात अब समझ आ गई है? प्लीज नोट करें सर। ये बेटा सहीद अहमद समझ आ गया? बेटा गेन लॉस तो तब होता है जब फर्दर फ्लक्चुएशन इन करेंसी होती है। एडवांस पे कोई गेन लॉस नहीं, क्योंकि एडवांस हमने पहले पे कर दिए और उस वक्त लाइबिलिटी को बनी नहीं थी, तो देयरफॉर कोई लाइबिलिटी नहीं। 1 सेकंड जरा, 1 सेकंड बोर्ड पर देखें जरा। शायद मुझे एक तरीका ये भी सजेस्ट किया जा सकता है, बोर्ड पर देखा जरा। 61 लाख पे एसेट रिकॉर्ड करूं, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 61, फिर ये एंट्री आपकी बैलेंस नहीं होगी। चेक कर लें जरा किस तरफ डिफरेंस आएगा। ये चेक करें सही तरह, चेक कर लें, चेक कर लें, चेक कर लें। तो क्या एसेट हमें 61 लाख का पड़ रहा है और 10,000 कोई गेन हो रहा है? ये शायद रियलिस्टिक पिक्चर नहीं है। हमें एसेट ही 60,90,000 रुपीस का पड़ रहा है, वरना इस तरह करने से होगा क्या? डेप्रिसिएशन हमारी एक्सीड कर जाएगी, फिर हम 61 लाख डेप्रिशिएट कर रहे होंगे और हम अदर इनकम में अलग से रिकॉर्ड कर रहे होंगे। शायद नेट इफेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो सेम हो जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट द रियलिस्टिक पिक्चर। हमें एसेट 61 लाख का पड़ ही नहीं रहा। हमें कितने पैसे एडवांस में दे देने की वजह से ये एसेट कितने का ही पड़ रहा है। जी क्लियर है प्लीज? जी बेटा आप लोगों को समझ आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये रेंट पे बेटा भी आते हैं यार, ये रेंट पे बड़ा कुछ होना चाहिए, इंशाल्लाह बताएंगे। मैंने 30 दिसंबर का जब आएगा तो देख लेते ना यार। प्लीज पहले 30 सितंबर फाइनल कर लें, 30 दिसंबर को डेट को चेंज। बेटा जब वो डेट आएगी तभी रिकॉर्ड करूंगा मिस्टर अहमद। अभी हम 30 सितंबर पे खड़े हैं, हमें क्या पता 31 दिसंबर पे रेट क्या है, और हमें क्या पता कि 31 जुलाई पे रेट क्या है, 31 जनवरी सॉरी। वो तो तब पता चलेंगे जब वो डेट्स आएंगी। क्या 30 सितंबर को आपको ये पता है कि 1 जुलाई को रेट क्या था? 30 सितंबर को ये पता होगा कि 1 जुलाई को रेट क्या था। तो गुजर चुके हैं रेट है वो तो हमें पता है, लेकिन जो फ्यूचर में रेट्स आने हैं क्वेश्चन में तो गिवन है, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग जैसे जैसे वो डेट्स आएंगी तभी उन रेट्स की बेस पे क्या होना चाहिए वो हम कर सकेंगे। प्लीज ठीक है प्लीज।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहा हूँ, एनी कंफ्यूजन जी आपकी जो आप फिजिकली बैठे हैं? जी मिस्टर सईद अहमद, एनी कंफ्यूजन सर? चलें सर वाइंड अप करें, बाकी सब कुछ वही है जो आपको पता है। जिस सिर्फ एडवांस की वजह से जो इशू है वो बस मैंने शायद नया डिस्कस करना था। सोच के बताएं नेक्स्ट डेट प्लीज। नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर 2016 पे रुकने की वजह डेप्रिसिएशन पे पहले आए। डेप्रिसिएशन एक आवाज आई है, depreciation begins when the asset is or when it is available for use, when it would be available for use. look at the सवाल इंस्टॉलेशन हो जाएगी, टेस्ट रन हो जाएगा तो 31 जनवरी नेक्स्ट ईयर में शायद ये अवेलेबल फॉर यूज है। अभी शायद इन ट्रांजिट है, फिर इसने पहुंचना है, इंस्टॉल होना है, फिर शायद डेप्रिसिएशन ने स्टार्ट होना है। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज शिफ्ट फ्रॉम द सेलर। रास्ते में आ रहा है, डेप्रिशिएट होता जा रहा है। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज। अच्छा, इस पे हंसने की बात भी नहीं है, बात लॉजिकली सही क्लियर करें। डेप्रिशिएट वो हो रहा होगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी काफी सारे यहाँ हजरात बैठे हैं। डेप्रिशिएट वो हो रहा होगा, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड फ्रॉम द डेट इट इज अवेलेबल फॉर यूज। अब किसी को समझ आया या नहीं आया वो एक अलग बहस है। कॉस्ट अकाउंटेंट्स को पता है कि अगर एक चीज हमारी हो गई है तो उसकी हम डेप्रिसिएशन नहीं रोक सकते। अगर हम अकाउंटेंट ही ना हो तो हमारे एसेट्स तो डेप्रिशिएट नहीं होंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं होगा कि डेप्रिसिएशन भी कोई चीज होती है। तो कमिंग बैक टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज, लेकिन ये बता दें व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज नहीं, वो प्रिंसिपली स्पीकिंग कम से कम इंस्टॉल हो जाए, वर्किंग कंडीशन में आ जाए। फॉर एग्जांपल ये जो एयर कंडीशनर लगा हुआ है, इसकी डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होनी चाहिए? जैसे ही सप्लायर से खरीदा, जैसे ही उसने गाड़ी में लोड कर दिए, जैसे ही वो उतर आया है, जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाएगा, इसकी वायरिंग नहीं हो जाएगी, ये इस कंडीशन में नहीं आ जाएगा कि इसे ऑन किया जा सके, तब तक डेप्रिसिएशन स्टार्ट नहीं होती। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज, and according to question it is a date of 31st January next accounting year। जी 31 दिसंबर जी। किसकी ट्रांसलेशन? एडवांस की। एडवांस खत्म हो चुका है। मशीनरी की ट्रांसलेशन, किन चीजों की ट्रांसलेशन होती है? रिसीवेबल और पेएबल। कितना पेएबल? सारा पेएबल। $30,000 ने ट्रांसलेट होना, इंडिविजुअली करें करें फलाना करने दें यार प्लीज। ट्रांसलेशन क्या हो गया सर, क्या हो गया? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन डेट ईयर एंड पे तब आती है अगर ईयर एंड पे कोई रिसीवेबल या पेएबल मौजूद हो, ट्रांजैक्शन हो गई हो लेकिन सारी सेटलमेंट अभी ना हुई हो। जी रेट चेंज बेटा ओके हो गया हुआ है 61.2 हो गया हुआ, और इज इक्वल टू अमाउंट बनेगी 18,36,000। कितने वाली लाइबिलिटी कितने पे ट्रांसलेट हो रही है? क्या लाइबिलिटी में कोई इजाफा आ रहा है? कितने का? कैसा लग रहा है? ये तो बाकी डॉलर से 20 और 50 70,000 उन पे कोई गेन लॉस नहीं, वो बहस खत्म हो गई है। अब सिर्फ 30,000 का प्रॉब्लम रह गया है। ये पैसे ना देने की वजह से हमें एक्सचेंज रेट्स का इशू अभी आ रहा है। क्लियर है सर? एनी अदर एंट्री इन 31 दिसंबर 2016? चले अगले साल की भी कर ही लें, स्पेसिफाइड तो शायद एग्जैक्टली नहीं है।
आ जाए नेक्स्ट ईयर में आ जाए, फॉर द ईयर एंडेड, बात जरा सही तरह खत्म कर लो। ये मेरा ख्याल है, सॉरी मेरा जनरेटर शायद बड़ा वाला शायद खराब है, कुछ छोटा वाला चलाया हुआ है, इसलिए शायद एसी नहीं चल रहा है। वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल तो नहीं है? नहीं, हो सकता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो हो, लेकिन ज्यादा तो नहीं है। कोई नहीं, लेट्स अज्यूम कि एग्जाम हॉल में खुदा ना खास्ता गर्मियों में एसी खराब हो जाए। एसी होते ही नहीं, ना कर यार, खुदा कर ही यार। सितंबर में जब आप अटेम्प्ट देते हैं एसी नहीं होते? जानते हैं यार, ये कौन से एग्जाम हॉल में मेरे साथ जाता रहा यार। तो अगर एग्जाम हॉल में खुदा ना खास्ता एसी खराब हो जाए तो एहतजाजी मुजाहरा तो बाहर आके करेंगे, लेकिन अंदर पेपर पूरा करके उठेंगे। तो हाउ टू सिट देयर की एक रीजनेबल आज प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अभी वो हालात तो नहीं, लेकिन अगर हो भी गए तो इस नीयत से बैठेंगे कि इंसान को वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये आपने मुझे मेरा अपना ज़माना याद करवा दिया। ये तकरीबन आज से 20-22 साल पहले की बात है, उस वक्त नहीं होते थे इसी, लेकिन वो भी मेरा ख्याल है मेरी लास्ट अटेम्प्ट जो थी आज से कोई 21 साल पहले, तो उस वक्त एसी लग गए थे। हमारी आखिरी अटेम्प्ट में आई कैप की में एसी थे, लेकिन उस वक्त मेरा पेपर एक ही रह गया था। लेकिन उससे पिछले अटेम्प्ट थी उसमें कूलर होते थे, और वो जून के महीने में कूलर और ज्यादा वही करते हैं, लेकिन उसमें टेंशन वैसे नहीं होती है। मुझे याद आ रहा है आपसे बातें करते हुए कि टेंशन सिर्फ ये थी कि कहीं पसीना पेपर पे ना गिरे। और मेरा ख्याल है मेरी जिंदगी का वो जो पेपर याद आ रहा मुझे, और जिंदगी का सबसे तेज टाइम गुजरा था 3 घंटे। हालांकि कंप्लीट पसीना मेरे बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे याद आ गया, आखिरी रो में कहीं मैं बैठा हुआ था, पीछे वो कूलर लगा हुआ था। सिर्फ इशू ये था कि पसीना इस पे ना गिरे। पता नहीं क्या हो रहा था, क्या पेपर था, क्या मैं कर रहा था, ये रब ही जानता है, पर्दा रब ने रख लिया था। सिर्फ इशू ये था। मुझे नहीं लगता कि उतनी तेजी से मेरी जिंदगी का कोई और टाइम गुजरा होगा। क्या ख्याल है, एग्जाम हॉल का जो टाइम होता है, जैसे पेपर सामने आ जाए सिर्फ यही टेंशन होती है कि ये वक्त किधर गया किधर गया किधर गया। अभी तो 1 मिनट गुजरा था और घंटा हो गया। तो हाउ टू सिट देयर, अगर खुदा ना खास्ता कभी हो ही जाए, लेट्स प्रैक्टिस। अल्लाह का शुक्र है सर, पास पता नहीं हुआ था कि नहीं, रब ने पर्दा रखा हुआ है। आप पढ़ने वाले लोग हैं सर। जी सर, एंट्रीज की तरफ आते हैं। 17 सर। जी इंडिविजुअली जरा सोचें जी, एक मिनट। सिंपल हो गया सर, सिर्फ एक एंट्री का मसला था यार। जी कौन सी डेट? 31 जनवरी। इंडिविजुअली कर रहे हैं जी आप? कर लें कर लें कर लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी कंप्लीट करें जी। उसकी बड़ा मैं बात बाद में कर लेता हूँ, जो सबको इस वक्त ऑब्वियस नजर आ रहा है, पेमेंट हो रही है शायद, पहले वो कर लें, मैं उसकी बात और डिटेल में भी करता हूँ। उसमें शायद एक और इशू भी है जी। $30,000 या पूरे $100,000? क्या रेट हो गया है? 61.5। मैयर हो जाएगी अमाउंट 1,845,000। ऐसे ही है। कितने वाली लाइब्रेरी? ये लिंक रखना पड़ना है प्लीज, एक आई होप कितनी मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन एक दो दफा अच्छे तरीके से रिपीट कर लें अपने जहन में, इंशाल्लाह बात बन जाएगी। कितने वाली लाइब्रेरी जी? 18,30,000 वाली यार। लाइब्रेरी ट्रांसलेट होके 18,36,000 पे आ गई थी। ओके है प्लीज? लेकिन फिर भी कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? तो 9,000 इज फर्दर लॉस ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। जी ओके प्लीज। जी सर 31 जनवरी 2017 पे 17 दोबारा सा डेट लिख लें, और ये मैंने क्यों लिखी है मैं ही बताता हूँ।
जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट सर काइंडली आप जरा अगर बता सकें कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि नहीं। जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन अप टू हियर। जी अब जरा मशीनरी ढूंढें जी जरा, मशीनरी इन ट्रांजिट के नाम से एक हेड बना था, क्या ख्याल है? क्या मशीनरी अब 31 जनवरी पे इंस्टॉल हो गई है? तो शायद उसका जो इन ट्रांजिट हेड है वो खत्म होना चाहिए। किस एंट्री की बात कर रहा हूँ, बताएगा? मशीनरी डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, प्लीज मशीनरी डेबिट एंड एक हेड चेंज हो रहा है यार, जिस तरह मुझे लग रहा है पुरानी चीजें बिजनेस से नहीं आ रही। देखें अगर बिल्डिंग बनानी शुरू की हो तो क्या एंट्री करते हैं? बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, एंट्री बताएं यार। अभी बेटा वर्क इन प्रोसेस होगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, कैश क्रेडिट, फर्दर खर्चा हुआ है, वर्क कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, कैश क्रेडिट वगैरह 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 वगैरह। ये एंट्री कब तक रिपीट होती रहेगी? जिस दिन ये वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, बिल्डिंग डेबिट, वर्क इन प्रोसेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट, और वही भी डेट होगी जहां से ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन का डिसीजन होगा। तो सिमिलरली इन ट्रांजिट थी ये मशीनरी, जब इंस्टॉल हो गई है, हमारी हो गई है, तो मशीन और रस्ते में अब नहीं है, तो मशीनरी डेबिट एंड मशीनरी इन ट्रांजिट क्रेडिट ढूंढ के बताएं किस अमाउंट से। क्या उसी अमाउंट से? उसी अमाउंट से, इस केस में उसी अमाउंट से। फ्लक्चुएशन की वजह से मशीनरी पे इफेक्ट नहीं आया, पेबल्स पे इफेक्ट आया, पैसे ज्यादा देने पड़े। लेकिन बेटा समटाइम कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हो सकती हैं, अगर वो भी फर्दर सोच ली जाए। ये हो सकता है कि जब ये मशीनरी पाकिस्तान में आई हो तो कोई कस्टम ड्यूटी आपने पे की हो, वो डेफिनेटली कैपिटलाइज होगी। मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंकर हुई हो तो डेफिनेटली अगर कोई फर्दर इस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के खर्चे हुए हैं वो तो कैपिटलाइज होने थे। लेकिन अगर उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो फॉरेक्स एक्सचेंज गेन लॉसेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो पैसे टाइम पे ना देने की वजह से हमें कोई एक्स्ट्रा गेन, अगर फॉरेक्स गेन है, या लॉस अगर फॉरेक्स लॉस है, तो वो इंकर हो रहा है पैसे ना देने की वजह से। मशीनरी हमें कितने ही की पड़ी है, अनलेस कोई कस्टम ड्यूटी या फॉर एग्जांपल कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस या कोई कैरेज इनवर्ड्स कराची से लाहौर फॉर एग्जांपल लाने की, या कोई इंस्टॉलेशन वायरिंग टेस्टिंग कॉस्ट हमें बताई होती। कुछ याद आया है सर? आइए 16 थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश कर रहा था, आई होप के 100% नाकाम नहीं हुआ। बाकी कोई 80-90% तो मुझे महसूस हो रहा है कि नाकामी मेरी है। यस सर, हमें क्या पता मशीनरी क्या होती है। ये रेंट देखें, कोई नेक्स्ट डेट बताएं, होनी चाहिए थी। अब इस साल डेप्रिसिएशन भी आनी चाहिए, जनवरी से ऑनवर्ड्स, फरवरी से कह लें 11 मंथ्स की। लेकिन वंस अगेन हमारी लिमिटेशन है, ना कोई डेप्रिसिएशन रेट है और ना ही कोई लाइफ का बताया हुआ है, देयरफॉर हम शायद चार्ज नहीं कर पाएंगे। नो एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, देयरफॉर इट शुड बी depreciated from 31st January 2017 onwards. Any confusion finally? Any confusion? ये अगर कोई लिख रहा तो बता दें। जनरल स्टूडेंट्स आपकी कोई कंफ्यूजन? ये 31 दिसंबर की तक एंट्रीज आप कह रहे थे दिखा दूं, ओके प्लीज। चले लास्ट पेज पे आए, एक लास्ट पेज के मिड में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस वर्ड लिखा हुआ है, कॉपर लिमिटेड। इसको जरा होमवर्क रख लें, हो सकता है सर इंशाल्लाह सर। कौन सा क्वेश्चन? कॉपर लिमिटेड, लास्ट पेज के एंड पे क्वेश्चन है, जरूर प्लीज कीजिएगा। कोई इशू नहीं है अब इसमें, लेकिन अगर आपने एक एंट्री ना भी पूछी तो मैंने जरूर पूछनी है, ठीक है प्लीज। ठीक है सर। मीन वाइज जरा सेकंड पेज पे वापस आए अपने नोट्स के। आपको कोई बुक का मैसेज आया तो बुक जरा काइंडली अरेंज करें यार,
एक आध दिन में जरा बुक्स होनी चाहिए जी। सेकंड पेज के मिड से नीचे थोड़ा सा फॉरेन लोन्स वर्ड लिखा होगा, एग्जांपल फॉरेन लोन। कौन सा पेज है प्लीज? तरतीब से स्टार्ट से सेकंड पेज है, मिड से थोड़ा सा नीचे एग्जांपल फॉरेन लोन्स मिल गया सर। कुछ सर जी लोन्स की डिस्कशन होनी है। क्या किसी फॉरेन कंट्री से लोन लिया जा सकता है? IMF याद आया सर, वो तो अल्लाह माफ करे हमारा अपना ही मुल्क नहीं बन गया लगता है। तो अगर किसी फॉरेन करेंसी में लोन लिया गया हो तो कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन फिर लोन पे इंटरेस्ट भी होता है, उसकी भी कोई डिस्कशन करते हैं। ठीक है प्लीज। तो IAS 21 ही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जरा बदल रहा है। अब परचेज सेल ट्रांजैक्शंस की बजाय हम लोन्स की कुछ डिस्कशन करने लगे हैं। रेडी है सर? कॉन्सेप्टली सब आपको पता है, फॉरेन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट क्या है वो इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। BS लिमिटेड सबको पता है कौन सा पेज है? पाकिस्तानी कंपनी obtained a 5-year long-term loan from Gill Bates लिविंग इन, ये वो साहब नहीं है, लिविंग इन केमन आइलैंड्स। ठीक है सर। छोटा कैसे पता चला ये क्लास के एंड में बताइएगा, अभी रहने दो। द टर्म्स ऑफ द लोन वर एज फॉलोज, नहीं मतलब भाई ने काफी डेप्थ में देखा है तो, लेकिन ये काउंटिंग का मसला नहीं, कोई और मसला लग रहा है वो इंशाल्लाह पार्ट 1 डिस्कस करते हैं। द टर्म्स ऑफ द लोन आर एज फॉलोज। Gill transfers 100,000 euros into BS's बैंक अकाउंट on 1st January 14। एंट्री बताएं। ठीक है कैश बोल लें, लेकिन बाद में कर लेंगे, ठीक कैश डेबिट लोन क्रेडिट बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन वाज 7.931% per annum. BS is required to make repayment of 25,000 euros inclusive of principal and interest annually। ये जो 25,000 आपको बताया हुआ है, ये प्रिंसिपल सिर्फ है, ये इसमें इंटरेस्ट भी है। फर्स्ट लाइन में जाए, ये कितने अरसे का लोन है? 5 सालों का। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में है, लोन की अमाउंट क्या है? 1 लाख। 1 लाख नीचे 25,000 क्या बताया हुआ है? एनुअल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, लेकिन ये 5 इंस्टॉलमेंट्स होंगी या 4 होंगी? 5 कैसे पता चला मुझे? 5 ईयर लॉन्ग टर्म लोन है, तो एग्जैक्टली सिर्फ प्रिंसिपल वापस नहीं करना है। 25,000 इंटू 5 मीन्स 1,25,000 विद इंटरेस्ट वापस होना है। फिगर्स ओके हैं प्लीज? ओके है सर? प्रिंसिपल रिसीव होगा और रीपेमेंट करते हुए आपने इंटरेस्ट के साथ रीपेमेंट करनी है। विद द फर्स्ट पेमेंट फॉलोइंग ड्यू ऑन 31 December 14, लोन की डेट है 1 जनवरी, एरियस की शायद इंस्टॉलमेंट्स है, बहुत कुछ शायद लीज वाला बीच में आएगा। BS Limited has a rupee as its functional currency, means फिलहाल local currency. The currency used in Cayman Islands as euros. BS Limited has a 31st December year end. Relevant exchange rates are, डेट लिखी हुई है, स्पॉट रेट एक वर्ड लिखा हुआ है और एक एवरी डेट वर्ड है। सबसे पहले स्पॉट रेट का मतलब समझ लें जरा। स्पॉट रेट कहते हैं उस रेट को जो डेली बेसिस पे कोट हुआ होता है। तो स्पॉट रेट मींस नथिंग। आज क्या डेट है? फॉर एग्जांपल 10 अप्रैल को जो मार्केट में रेट होगा उसे आज का स्पॉट रेट बोलेंगे। 9 अप्रैल को जो होगा उसे 9 अप्रैल का स्पॉट रेट कहा गया होगा। 11 अप्रैल को जो रेट्स होंगे
तो जो रेट्स डेली बेसिस पे कोट हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पॉट रेट्स। मीन स्पॉट रेट मीन नथिंग एक्सेप्ट जिस दिन की बात हो रही है उस दिन के रेट की बहस हो रही है। क्लियर है? थोड़ा सा जरा नीचे देखें, मैं एवरेज समझाता हूँ अभी एवरेज क्या है। 1 जनवरी 14 मीन्स ये 1 जनवरी 14 का एक रेट दिया हुआ है और डाटा जरा सिंपल रखा हुआ है। 1 यूरो पाकिस्तान के सपोज 8 रुपीज के इक्वल है। सब कॉन्सेप्ट शायद वहां से डिस्कस करना हमने। इसी तरह 31 दिसंबर का स्पॉट रेट है 8.5 और 31 दिसंबर 2015 का फिर एक स्पॉट रेट है। स्पॉट रेट अगर कभी वर्ड बोला जाए तो आपके जहन में क्या आएगा? जिस दिन की बात हो रही है उस दिन के रेट की बात हो रही है। ओके, लेकिन अब इधर एक लास्ट थर्ड कॉलम बना हुआ है एवरी रेट के नाम से, और एवरी रेट के नाम से जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। जब आप नीचे आएंगे तो 31 दिसंबर 15 के बाद लिखा हुआ है 2014 और उसके सामने एक रेट लिखा हुआ है। उसके नीचे आप बताएंगे क्या लिखा हुआ है? 2015 और एक एवरेज में रेट लिखा हुआ है। तो असल में ये जो एवरेज रेट्स हैं ये अब 2014 का एक एवरेज रेट है और एक 2015 का एवरेज रेट। इस एवरेज रेट का मीनिंग ये है, काइंडली कंसंट्रेट प्लीज, अगर 365 डेज का हर दिन का रेट लिया जाए, 1 जनवरी का रेट लिया जाए, एक और बोल दें 2 जनवरी 3 जनवरी 4, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, पूरे साल के 365 डेज का अगर रेट लिया जाए, उन्हें आपस में प्लस कर लिया जाए और डिवाइडेड बाय 365 कर लिया जाए, तो ये पूरे साल का एक ऑन एवरेज रेट है। इसकी क्या जरूरत है वो मैंने बताना है, पहले एवरेज का वर्ड जरा फाइनल कर लें। ये जो रेट दिया हुआ है ये फर्स्ट का है, 2 जनवरी का है, 15 मार्च का है, 31 दिसंबर का है। ये किस दिन का है? ये किसी दिन का स्पॉट रेट नहीं है, ये आप पूरे साल का ऑन एवरेज हर दिन का रेट। नीचे इसके जो दिया हुआ है 7.7, ये उसी तरह जिस तरह 2014 को एवरेज किया गया है, 2015 वाले साल को एवरेज करके एक रेट निकाला हुआ है। इसका यूज नहीं समझा रहा, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये रेट एवरेज का मीनिंग क्या है। क्या ये जो एनुअल रेट्स एवरेज हैं ये मंथली एवरेज भी हो सकते हैं? वो कैसे? 30 दिनों का रेट आपस में प्लस करें और डिवाइड बाय 30 कर लें। क्वार्टरली भी एवरेज हो सकता है, सेमी एनुअली भी एवरेज हो सकता है, लेकिन यहाँ एक एनुअल रेट दिया हुआ है पूरे साल का एवरेज। इसका यूज क्या है? क्या हमने अभी तक इसे यूज किया? हमने यूज क्यों नहीं किया और यहाँ क्यों है? ये मुझे जरा क्वेश्चन शुरू कर लेने दें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं, स्पॉट रेट भी दिए हुए हैं और फिर पूरे पूरे साल के एवरेज रेट्स भी दिए हुए हैं। स्पॉट रेट्स होपफुली हम देखते आ रहे हैं, लेकिन एवरेज क्या होता है आई होप ये तो थोड़ा समझ आ गया है, लेकिन इसकी क्या जरूरत है, इसे कब यूज किया जाता है, ये इंशाल्लाह मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। रिक्वायरमेंट पढ़ने जरा कंटिन्यू। शो द जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, अबव लोन ट्रांजैक्शन इन द बीएस लिमिटेड्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। किस किस साल की एंट्रीज मांग रहा है? रजिस्टर खोलें सर। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप साथ में? जी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस रिगार्डिंग एसी शायद नहीं चल रहे। आज थर्सडे, ये बिजनेस नहीं बताएं। बिजनेस नेम, रिक्वायरमेंट, फर्स्ट ईयर एंड बताएं। पहले सॉरी 14, फॉर्मेट बना लें।
करें स्टार्ट। फर्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं। फर्स्ट रेलिवेंट डेट 1 जनवरी 14। क्यों रोका इस दिन? लोन लिया क्या एंट्री करेंगे? बैंक डेबिट, लोन एज अ लायबिलिटी क्रेडिट। लोन पेएबल कह दूं? लोन पेएबल कह दूं सर जी? अमाउंट की वर्किंग करवाएं ऊपर, बल्कि फंक्शनल करेंसी लोकल करेंसी लिखें। किस करेंसी में लिखना है हमने? रुपीस। किस करेंसी को किस करेंसी में कन्वर्ट करना है? आ जाए बिस्मिल्लाह पढ़ें। कैसे वर्किंग करूं? 1 लाख डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट यूज करूं या एवरेज करूं? एवरेज जब यूज करना होगा मैं बताऊंगा। किस दिन का रेट चाहिए हमें? 1 जनवरी का रेट देखें, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जरा मुझे दोबारा फाइनल कर दें। डिवाइड बाय 1 ओके है। क्लास के स्टार्ट में मुझे एक भाई ने जरा ये डिवीजन के हवाले से, आप क्लियर है? नहीं, आप पूछ रहा हूँ। नहीं, डिवाइड बाय 1 इंटू 8 ओके? नहीं, कंफर्म कर रहा हूँ बात सही समझ आ गई या नहीं। जी, एनी कंफ्यूजन सर? एनी कंफ्यूजन? आंसर 8 लाख। क्या 1 लाख की बेस पे ही लायबिलिटी रिकॉर्ड होनी है? इस नहीं, 1 लाख को ही रुपीस में कन्वर्ट करके एंट्री होनी है, इंटरेस्ट पे नहीं करना। क्या फिलहाल प्रिंसिपल ही लायबिलिटी है? इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट रेलिवेंट डेट सर। नेक्स्ट रेलिवेंट डेट 31 दिसंबर 2014 पे रुकने की रीजन, कितने यूरोज पे होने हैं? क्या उसके अंदर कोई इंटरेस्ट तो नहीं होगा? उस पे इंटरेस्ट होगा या उसमें इंटरेस्ट होगा? वो उस पे ही होगा, उसमें होगा। इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे होगा जो उसमें शामिल हुआ होगा। ये बात तकरीबन लीज जैसी बनी हुई है। क्या इसके अंदर इंटरेस्ट है? इसके अंदर इंटरेस्ट है। आपको पता है इस साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रहा है? 1 लाख लिया था फॉरेन करेंसी में, और क्या पूरा साल गुजरने के बाद 1 लाख ही फॉरेन करेंसी में पेबल है? तो पूरा साल 1 लाख ही आउटस्टैंडिंग रहा है। अच्छा, अब ये जो इंटरेस्ट आपने देना है, ये लोकल करेंसी में देना होगा या फॉरेन करेंसी में ही देना होगा? ये फॉरेन करेंसी में ही देना होगा। हाँ, उस फॉरेन करेंसी के इंटरेस्ट को हमें लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए बड़ा जरा एंट्रीज के लिए स्पेस छोड़ दें। अभी हम 2014 कर रहे हैं, इस एंट्री के बाद भी एक एंट्री यहाँ आनी है। 5, मेरा ख्याल एक पेज बेहतर रहेगा, सेकंड पेज पे आना। एक उसी तरह का फाइनेंस चार्ट टेबल यहाँ भी एप्लीकेबल है, क्योंकि जो रेंटल्स हमें दिए हुए हैं उसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिला के आ रहा है। तो आ जाए जरा वर्किंग्स में। फाइनेंस चार्ट टेबल ही से कर लेते हैं। फाइनेंस चार्ट टेबल, इसके कॉलम्स वही हैं, बोल दे जरा। डेट, रेंटल्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस। इनिशियली ये टेबल हमेशा आप फॉरेन करेंसी में बनाएंगे। हाँ, यकीनन अकाउंटिंग करते हुए लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। क्या रीपेमेंट्स फॉरेन करेंसी में होनी है और इंटरेस्ट भी बड़ा बाहर जाना है? लोकल करेंसी में नहीं, फॉरेन करेंसी में ये सारा टेबल बनेगा। लेकिन फिर ये सारा टेबल जब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी एंट्रीज में यूज करेंगे, तो फिर इस फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। हमेशा ये टेबल
इस करेंसी में बनेगा, फॉरेन करेंसी में, बाकी सारा कॉन्सेप्ट सेम है। आप बताएंगे कहां से स्टार्ट करूं? डेट ऑफ एग्रीमेंट के मुताबिक चलेंगे, 1 जनवरी 2014। बैलेंस बताएं स्टार्टिंग क्या होना चाहिए? फॉरेन करेंसी बहस में है, क्या स्टार्टिंग बैलेंस 1 लाख से लायबिलिटी शुरू हुई है? क्या ये प्रिंसिपल है या विद इंटरेस्ट है? ये सारा लीज वाला कॉन्सेप्ट है, एक लाइन करवा दें उसके बाद फिर मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट डेट बोलें, कितनी अमाउंट जानी है? कैलकुलेटर उठाएं, 1 लाख पे कैलकुलेशन करेंगे और फिर उस 1 लाख पे जो अमाउंट आएगी उसे 25,000 में से लेस करके प्रिंसिपल बनाएंगे। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7.931% इज इक्वल टू 7931, ऐसे ही है। बैलेंसिंग फिगर, रिमेनिंग प्रिंसिपल। चलें ऐसे ही आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मेरे ख्याल आपको आइडिया है, बनाए कंप्लीट करें। कंप्लीट शायद अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करना जरूरी नहीं है, लेकिन जरा कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन बीच में रख लेंगे, तो जरा काइंडली कंप्लीट ही कर लें। जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक कंफ्यूजन तो नहीं है? जी सर, हो गया। जो लोग कर रहे हैं वो कर लें, अगर किसी ने स्टार्ट में कर लिया तो मुझे फिगर से पाएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट की 186577
ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली 0। किस करेंसी में बना रहे हैं? फॉरेन करेंसी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कंप्लीट है? जी शुरू करो जी एंट्री। वापस जाएं, फर्स्ट पेज पे आए। अमाउंट्स के बगैर कोई एंट्री पहले बता दे। बैंक क्रेडिट, टेबल देखें जरा, टेबल देखें। कंपाउंड एंट्री हो जानी सर वैसे ही जैसे होती थी। क्या सारी अमाउंट लोन पेबल डेबिट या कुछ इसमें और भी है? लोन पेबल डेबिट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बनाए कितनी? टेबल टेबल सर, टेबल टेबल 17069 का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है। ओके सर, एनीथिंग एल्स डेबिट? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बाय हाउ मच फॉरेन करेंसी? 7931। बैंक क्रेडिट कितने से? 25,000। अभी डेफिनेटली हमने इन्हें लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना है यार, लेकिन ब्रैकेट्स में आप भी जरा, लेकिन जो डेबिट इफेक्ट है उसके बाद एक लाइन छोड़ के जरा बैंक क्रेडिट करें। जो दो डेबिट्स हो गए हैं उसके बाद एक लाइन छोड़ के बैंक क्रेडिट कीजिएगा। एक लाइन क्यों छोड़ी है? एहतियातन, और एहतियातन क्यों वो मैं बताता हूँ। एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्री? क्या हो रहा है और क्या क्या ब्रेकअप हो रहा है? रेंटल की पेमेंट हो रही है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट से लायबिलिटी कम हो जाएगी और इंटरेस्ट की अमाउंट से एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी एंट्री बैलेंस है। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी एंट्री बैलेंस है सर। फुल कंसंट्रेशन, लॉजिकली कुछ बातें आपने फाइनल करनी है। रेडी हैं सारे? सबसे पहले ये बताएं कि बैंक 25,000 जो यूरोस हैं मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं? रेट बता देंगे, मुझे आइडिया हो जाएगा क्या कह रहे हैं आप। 8.5 का मतलब आप उस दिन का रेट बता रहे हैं जिस दिन ये पेमेंट हो रही है, और आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। क्या अमाउंट बनी? 2,12,500। लिखने की जल्दी ना करें, एक मिनट सिर्फ सॉल्व करें। बैंक किस अमाउंट से क्रेडिट? स्पॉट रेट की बेस पे 212,500। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? हम देख के कॉमा लगा रहे हैं, हमें ना रोका जाए। प्लीज यार एक मिनट रुक जाए। कौन सा रेट यूज किए? स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। एनी कंफ्यूजन? अब लोन डेबिट क्या गया है जरा, हेल्प मी। एवरेज रेट, एवरेज रेट गलती से दिया हुआ है उसे छोड़े। एवरेज रेट का क्या होना है वो आपको नहीं पता, वो मैंने बताना है। लोन पेबल 17069 को रुपीस में कैसे कन्वर्ट करूं? 8.5 के हिसाब से कन्वर्ट करूं? क्या 8 रुपए वाला लोन 8.5 रुपीस पे सेटल हो रहा है? क्या अचानक बोल दिया बीच में मैंने? जब लोन लिया था उस वक्त रेट क्या हमने 8 रुपए के हिसाब से इस लोन को रिकॉर्ड किया हुआ है? और क्या जब पेमेंट हो रही है तो 8.5 रुपीज मीन्स कुछ एक्स्ट्रा इस केस में देना पड़ रहा है? तो क्या रेट के बदलने से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है? एक सेकंड बोर्ड पे देखें, क्या 8.5 वाला लोन ही 8.5 पे सेटल हो रहा है? तो मल्टीप्लाइड बाय कौन सा रेट, कौन सा 8 जिस पे लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी? एनी कंफ्यूजन? आंसर बताएं। 136,136,552। लोन उसी अमाउंट से डेबिट
जिस पे लिया था, हाँ एक्स्ट्रा पे करना है, वो डिफरेंस अभी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन बात अब जो होने लगी ये नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस के सामने आए 97931 है क्या? ये जरा टेबल में जाएं, ये बताएं कब से कब तक का इंटरेस्ट है? ये किसी दिन का इंटरेस्ट है या किसी टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है? ये 1 जनवरी 2014 से लेके 31 दिसंबर 2014 तक का इंटरेस्ट है। आइडियली इस पे कौन सा रेट लगना चाहिए? नहीं एवरेज नहीं, आइडियली कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर पकड़े, आइडियली 7931 लिखें। 7931 पूरे साल का इंटरेस्ट है, सबको पता है, डिवाइड बाय 365 करें, ये जो भी आया क्या आया, ये पर डे इंटरेस्ट आ गया। तो आइडियली इस पे 1 जनवरी का रेट लगना चाहिए, फिर इसी डिवाइड बाय 365 जो 2 जनवरी का है उस पर 2 जनवरी का इंटरेस्ट लगना चाहिए, एंड सो ऑन 365 डेज का रेट अलग अलग लगना चाहिए। लेकिन हमारे पागल होने का खदशा काफी ज्यादा हो जाएगा। देयरफॉर अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉट रेट क्यों नहीं लगना चाहिए? ये किसी स्पेसिफिक डे का इंटरेस्ट नहीं है, ये एक टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल ये कोई 6 मंथली इंटरेस्ट, 6 मंथ्स का टाइम का इंटरेस्ट होता तो फिर एनुअल एवरेज नहीं लगनी चाहिए, सेमी एनुअल एवरेज। मंथली इंटरेस्ट होता, क्वार्टरली होता, तो अकॉर्डिंगली एवरेजेस डिफरेंट हो जाती हैं उसी पीरियड के हिसाब से। तो एवरेज क्यों यूज करना पड़ रहा है? क्योंकि ये एज ऑन फिगर नहीं है, फॉर द पीरियड फिगर है। अब मेरी बात जरा थोड़ी सी और क्लियर कर लें जरा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ज़हन में लाएं जरा, क्या प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर बनती है? अच्छा अब सेल आती है प्रॉफिट लॉस में, लेकिन सेल बेटा हमें स्पेसिफिक डेट्स की पता थी, आज सेल हुई, कल हुई, परसों हुई, इसलिए हमने एवरी रेट यूज नहीं किया, हमने स्पेसिफिक स्पॉट रेट यूज कर लिया है। यहाँ भी स्पॉट रेट यूज हो सकता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए रादर देन दैट अपनी वर्किंग को जरा सिंप्लीफाई करने के लिए उस टाइम पीरियड का एवरेज यूज हो जाएगा जिस टाइम पीरियड का ये इंटरेस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है या जो इंटरेस्ट इनकम है, क्या बोला मैंने, ये टाइम बेसिस पे होती है, ये पता है सबको, टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम और टाइम एक टाइम पीरियड का होगा। तो आप उस केस में अगर इसे लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना है तो उस टाइम पीरियड का फिर एवरेज रेट ढूंढ रहे हुआ करेंगे। तो ये एवरेज बस कहाँ कहाँ यूज होना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस में या इंटरेस्ट इनकम में। क्लियरली समझ आ गई बात मेरी? किस साल की बात हो रही है? तो 14 का एवरेज ढूंढना है, 8.2। थोड़ी सी बात और क्लियरली समझ जाए, क्या ये बैंक के क्रेडिट में? सर सर प्लीज यार ना करो यार, क्या बैंक के 25,000 रुपए में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है? तो ये जो इंटरेस्ट है ये 8.2 के हिसाब से फॉर द ईयर में रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन क्या ये पे भी थ्रू आउट द ईयर हो रहा है या पे स्पॉट रेट पे ही हो रहा है? पे इसने एंड में ही होना है, लेकिन पूरे साल का इंटरेस्ट एंड में पे हो रहा है। तो अक्रू हो रहा है एवरेज रेट पे और पे हो रहा है स्पॉट रेट पे। क्या इसमें भी कुछ लॉस आ रहा है? क्या इसमें भी लॉस आ रहा है? प्रिंसिपल का भी लॉस है 8 से 8.5 और इंटरेस्ट का भी लॉस है, वो इंशाल्लाह कंबाइन खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन ये भी बहरहाल पॉसिबल है कि कोई एक लॉस हो एक गेन हो, ऑटोमेटिकली नेट हो जाया करेगा। आई होप के बात खत्म हो गई है सही तरह समझ के। आंसर बताएं, आंसर बताएं। 6.5 राउंड ऑफ कर लिया है, जज़ाकल्लाह यार। मेरी एंट्री बैलेंस क्यों नहीं है? डेबिट्स के रेट्स और हैं, क्रेडिट्स के रेट्स और हैं। तो ये जो डिफरेंस है अमाउंट्स की वजह से नहीं है, फॉरेन करेंसी अमाउंट्स की वजह से नहीं है, रेट्स की फ्लक्चुएशन की वजह से है। मेरा ख्याल है कि नेट करके जरा चेक करें एंट्री जरा, लॉस आ रहा है गेन आ रहा है? कितना लॉस आ रहा है? 10914 फॉरेक्स लॉस क्यों आ रहा है जरा बोल दें।
रेट्स की फ्लक्चुएशन की वजह से ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। प्रिंसिपल टर्म्स में 0.5 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं और इंटरेस्ट टर्म्स में 0.3 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। डन है सर? आपके लिए एंट्री लिखिए सर, नोट करें सर। लिख लिए सर? तो समझ तो घर जाके लेंगे। आ गए यार, साथ साथ समझिए। माशाल्लाह तेज नौजवान है, अल्लाह ताला ये तेजियां बरकरार रखे। आमीन सुन आमीन। तेजी यार बरकरार, मतलब ये मेरे को खुदा ना गलत दुआ तो नहीं दी। मेरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शायद अच्छा नहीं है, लेकिन इस वक्त तो दुआ ठीक है मेरी यार। जी एंट्री कर लिए करेंगे सर। मेन हेड वही है, लोन डेबिट है, इंटरेस्ट डेबिट है, बैंक क्रेडिट है। फिर अगर करेंसी का हिसाब रख लिया जाए तो देन वर्किंग हो सकती है। एनी कैफे जी वाला ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये नोटेड प्लीज। चले मेरे कहने पे कर लीजिए, सेम डेट जरा दोबारा लिख। सेम डेट दोबारा लिखने की कोई आपके जहन में वजह आती हो? डेप्रिसिएशन यार। इंटरेस्ट पेबल यार। नो यार नो। इंटरेस्ट पेबल, टेबल देखें, अगले सारे इंटरेस्ट पेबल है, सिर्फ एक पे हुआ है, बाकी सारे पेबल है। जो पेबल होना था वो होने नहीं दिया, वो पे कर दिया। और अगलों की अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहस नहीं है, ना कोई डेप्रिसिएशन की बहस है, ना कोई इंटरेस्ट पेबल की बहस है। बहस वही है, हल्की सी अच्छी सी आवाज आई थी, आप बताएं नहीं क्या सोचा दोबारा। क्या कोई लोन पेबल अभी हमारी लाइबिलिटी है या खत्म हो गया है? तो क्या ये लोन पेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज ऑन आना है? एंट्रीज देख के बताएं, क्या हमने इसे 8 रुपीज के हिसाब से मेजर किया हुआ है? कैलकुलेटर उठाएं, 8 लाख लिखें कैलकुलेटर पे। क्या है ये 8 लाख? पाकिस्तानी रुपीज में 8 लाख लाइबिलिटी बनी थी। नीचे वाली एंट्री ढूंढने जरा, क्या कुछ लाइबिलिटी सेटल भी हुई है? 136,552 माइनस करें। क्या ये लाइबिलिटी हमारी बुक्स के मुताबिक आ रही है? लेकिन ये किस रेट से मैयर हुई है? और इससे एज ऑन ढूंढ के बताएं किस रेट से मैयर होना चाहिए। जो लाइबिलिटी रह गई है उसे क्लोजिंग रेट से रीमैयर होना चाहिए। ट्रांसलेशन होनी है पेबल्स की और रिसीवेबल्स की। कोई पेबल आ रहा है फॉरेन करेंसी में? ये टेबल देखें जो यूरोज में बनाया था, प्लीज टेबल देखें यूरोज में। वो टेबल देख के बताएंगे कितने यूरोस पेबल अभी हैं। और यकीनन उसका करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन भी है। व्हाट इज द टोटल पेबल इन फॉरेन करेंसी? कैलकुलेटर में जरा 82931 लिखें प्लीज। क्या करवाई जा रहा हूं, किसी को पता चला है? मल्टीप्लाइड बाय 8.5 स्पॉट रेट ढूंढें। ये जो भी आंसर आया, किस चीज का आंसर आया? आवाज आ रही है प्लीज? आपको भी, मेरी मुझे भी आएगी। किस चीज का आंसर आया? बोलते हुए नजर ना आए बेटा, जरा अच्छा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नजर भी आ रहा है। व्हाट इज 82931? रजिस्टर में नजर आ रहा है यार। इज इट क्लोजिंग बैलेंस? बट इट इज इन टर्म्स ऑफ यूरोस मल्टीप्लाइड बाय 8.5 एज ऑन हमारी लाइबिलिटी है। तो इस एज ऑन लाइबिलिटी को अब कंपेयर होना चाहिए कि हमारी बुक्स के मुताबिक लाइबिलिटी कितनी है, और फिर शायद डिसीजन होना चाहिए कि कोई गेन या लॉस तो नहीं बन रहा है। तो प्लीज पेबल्स, रिसीवेबल्स रीमेजर हो रहे हैं, ट्रांसलेशन हो रही है। आई होप के कोई इशू नहीं है। आ जाए, एक एंट्री लिख लें, बाकी चला फिर कल करते हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है कि एनवायरनमेंट भी कंफर्टेबल होने लगा, तो समझे क्लास अभी शुरू हो रही है। नहीं चले, एंट्री तो करते हैं। एंट्री के लिए स्पेस छोड़ें, 2-3 लाइनें छोड़ दें। ये मुबीन अगर इसी अब चली जाए तो
हाउ द मुबीन विल ऑन द AC। इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है, आप एंट्री के लिए जगह छोड़ दें, ये बस ऑन कर देगा। बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं कि नजर क्यों नहीं आ रहा। ये जिन फिगर्स की मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वर्किंग करवाई है, ये लॉजिकली समझ आ रहा है। हमने देखना है कि हमारी किताबों के मुताबिक लाइबिलिटी क्या है, बुक्स के मुताबिक, और एज ऑन होनी क्या चाहिए। तो इसी तरह के वर्ड्स लिखना है, मेरा ख्याल जरा इजी हो जाएगा समझना। एंट्री के लिए 3 लाइनें छोड़ दें, इंशाल्लाह सामने भी आ जाएगा। 3 लाइनें छोड़ दें, उसके नीचे लिखें लोन एज पर बुक्स। मीनिंग बताएं मैंने इस वर्ड्स का। लोन एज पर बुक्स का मतलब कौन सी किताबें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बताएं कैसे वर्किंग करूं। 8 लाख माइनस, माइनस यार प्लीज, माइनस प्रिंसिपल ओनली या पेमेंट। प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल 136 552 663 448 हमारी बुक्स के मुताबिक हमारा बैलेंस आ रहा है। ये थोड़ी देर एक्स्ट्रा कंसिडरेशन अब रिक्वायर्ड होनी है प्लीज। आगे इसे किससे कंपेयर करूं। लोन एज ऑन, डेफिनेटली वर्ड्स में भी डिफरेंट। करना क्या चाह रहा हूं, ईयर एंड की लायबिलिटी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो लायबिलिटी आ रही है उससे कंपेयर कर रहा हूं। तो लोन एज ऑन ईयर एंड लिख लें 30 जून, सॉरी 31 दिसंबर 2014। टेबल में जाएं, क्लोजिंग बैलेंस इन फॉरेन करेंसी बताएं, 8 टू मल्टीप्लाइड बाय स्पॉट रेट ढूंढें। एवरी रेट बस कब यूज होना जी, फॉर द पीरियड की फिगर्स के लिए, वरना हम रिलैक्स हैं। स्पॉट रेट आया 8.5, आंसर सॉरी इधर 791, सही राउंड ऑफ कर लें यार, और कर लें। डिफरेंस ने 41466, लाइबिलिटी कितने से कितनी हो रही है। हिम्मत जवानो, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। लाइबिलिटी कितने से बढ़ के कितनी हो रही है। क्या ये गेन है या लॉस है। लाइबिलिटी बढ़ के क्रेडिट हो रही है। 6,63,000 समथिंग की लाइबिलिटी 7,04,000 पे मैयर हुई है। तो प्लीज लोन पेबल क्रेडिट कितने से कितने से 41466 है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली फॉरेक्स लॉस क्रेडिट हो जाएगा 41466। मेरे अलावा किसी को पता चला ये क्या हो रहा है। मेरी इस एंट्री की वजह से फाइनली लोन पेबल हमारी बुक्स में कितना हो जाएगा। क्या उतना हो जाएगा जितना होना चाहिए। 704914 क्या उतना हो जाएगा जितना होना चाहिए। एनी कंफ्यूजन। दोबारा जरा टेबल में जाएं। लेकिन बेटा एक छोटा सा इश्यू हो रहा है अभी। क्या 82931 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कंबाइन ही पेएबल नजर आना है करेंसी में कन्वर्ट होके। क्या इसका कोई करंट और नॉन करंट पोर्शन तो नहीं बनना। फॉरेन करेंसी टर्म्स में बताएं कैसे बनना है। 18423 करंट लायबिलिटी बनेगी। ये भी जरा लिख लें। अब ये चीजें कुछ रिक्वायर्ड तो नहीं है क्वेश्चन में, मैं कुछ एक्स्ट्रा शायद डिस्कस कर रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर बनाएंगे तो 82931 ने करंट नॉन करंट में डिस्ट्रीब्यूट होके जाना है, विच मीन्स
which means 704914 ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कंबाइन नजर नहीं आना है। प्लीज सर जी प्लीज, कैसे नजर आना है मुझे पहले बनाने देना है। करंट लायबिलिटीज में फॉरेन करेंसी पेएबल की अमाउंट बताएं, प्लीज बता दे कोई यार, प्लीज यार। फॉरेन अमाउंट प्लीज 18 और नॉन करंट में 64508। बोर्ड पे एक सेकंड देखें, ये दोनों लाइबिलिटीज हैं। अगर करंट नॉन करंट में डिवाइड करना है तो ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है कि करंट लाइबिलिटी को भी स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई कर दें और नॉन करंट को भी स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई कर दें। परेशान हो गए हैं लगता है, तो बताएंगे मैंने बस क्या किया आपके सामने। वो जो टोटल लाइबिलिटी है उसे मैंने जस्ट ब्रेक करके दिखाया ताकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की प्रेजेंटेशन भी समझ आ जाए। मेरे जरा फिगर्स बता दें। 156 596 548 318। या अल्लाह कोई राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस ना आ जाए। अगर मैं आपसे कहूँ ये दोनों प्लस कर लें तो क्या कोई सरप्राइजिंग न्यूज है कि वही फिगर दोबारा बन गई है? बनी भी है वैसे। या अल्लाह बन जाए मौला, प्लीज बन जाए, रुपये का डिफरेंस ना रह जाए। तो जस्ट क्या बेटा मैंने फाइनली आपको बताया, ये कोई एंट्री बताई है मैंने? करंट लायबिलिटी डेबिट, खुदा ना खासा नॉन करंट। ये सिंपली प्लीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए हमारी टोटल लायबिलिटी करंट नॉन करंट में ब्रेक होके आ जाएगी। ठीक है सर। 318 है अल्लाह मौला मौला प्लीज 318 मौला, झूठ से बचा, मेरा सर्वाइवल मुश्किल है। नौजवान बदल गया, डॉलर देख के बदल गया। आपने बताया नहीं यार कि आपको कितनी, चलें लिख लें पहले, ब्रेकअप कर लें फिर याद कराता हूँ, आपने कुछ बताना था मुझे। नहीं बाकी नौजवान अभी लिख रहे हैं यार। ये ऑल स्टूडेंट्स आपका क्लियर हो गया प्लीज? Any confusion online students? जी any confusion physical students? चलें बेटा, बात खत्म नहीं हो सकी है। नेक्स्ट 2015 के भी एंट्रीज रहती हैं, इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। लेकिन सॉरी बस जाते जाते मुझे एक दफा एक फिगर जरा सीरियस बात को लेना। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी बताए। देखिए क्लोजिंग बैलेंस वही है, ये कोई हमने फर्दर एंट्री नहीं की है, ये सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ब्रेक की है। मीन्स से जब नेक्स्ट ईयर हम स्टार्ट करेंगे तो व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, वही 704914 अब हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। इंशाल्लाह उसकी बेस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे। आपने कॉपर लिमिटेड कैंडी जरा ज़हन में रखना है और जरूर करें साथ साथ रिवाइज, ये चीजें इशू नहीं है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। तो कुछ ज्यादा आपको तंग नहीं करूंगा इन दिनों में, लेकिन कुछ ना कुछ आपने जरूर होना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन रह गया? अगर कोई पसीना सुखा के जाना है तो कोई मसला नहीं है, यहाँ का पसीना यहीं खत्म हो जाए तो अच्छा है, बाहर का अपना है मेरा ख्याल। ये बड़ा, ये जो मैंने आपके सामने ये जो बातें फर्दर की हैं, ये ब्रेकअप जो मैंने बनाया ये डेफिनेटली क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था, ये मैंने वैसे ही आपको आइडिया देने के लिए बताया। ठीक है प्लीज मुजम्मिल। ये वाला लास्ट एंट्री। जी अल्लाह हाफिज। जी जी फॉरेन एक्सचेंज जिसमें एसेट की हम वैल्यू बदलते थे एंड फिर वो तो एसेट एक्सचेंज है ना,
नहीं एसेट एक्सचेंज की फॉरेन करेंसी में फॉरेन करेंसी तो FA1 में सिर्फ ईयर में वो तो सिंपली जहाँ जहाँ रेट आए हैं वो तो मल्टीप्लाई बस हो गया एक दफा CMA में आया, एक दफा FA1 में आया। मेरा जहाँ तक ये कहता है वहां तो हमने फॉरेन एक्सचेंज का कुछ भी नहीं किया, सवाई इसके कि एक दफा बस मल्टीप्लाई कर, उसमें कोई एक्सचेंज गेन लॉस कभी नहीं निकाला। नहीं हम इस तरह करते थे, नहीं वो करते थे कि उसकी जो एसेट की वैल्यू, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसकी वैल्यू उसे चेंज कर देते थे। बस रेट नहीं, रेट मल्टीप्लाई डिफरेंस आया वो भी डेप्रिसिएशन उस रेट नहीं यार, जितना भी फॉरेन करेंसी है उसे मल्टीप्लाई बाय रेट, जो अमाउंट आ गई वो कॉस्ट, बस उस कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करें। आप जरा देख लें कहाँ याद आया आपको, जरा ढूंढने जरा, या किस जगह मसला आया मेरी बातें सुनते हुए कल वाली। अगर ये याद आया था फिर ढूंढने जरा, मेरे ख्याल में तो मुझे दो जगह याद आ रहा है, एक FA1 में याद आ रहा है, एक FA2 कॉस्ट में। FA1 में याद आ रहा है, FA1 में याद आ रहा है जब इम्पेयरमेंट हुई थी, इम्पेयरमेंट में एक साइंटिफिक फार्मा है और एक कॉस्ट में एंड में जाके डिसीजन मेकिंग के एक सवाल में आता है 300 रुपये पर डॉलर, हबीब शाहिद। तो देख लें अगर वहाँ ये दो क्वेश्चन है, वो इम्पेयरमेंट में FA1 में, और वो हबीब साहब है वॉल्यूम 2 में होगा एंड में, तो देख लो जरा। मेरा ख्याल है वो तो और चीज़ें, उसका तो कोई एक्सचेंज गेन लॉस कभी नहीं निकालना। फॉरेन लोन से एसेट खरीदा था, वो अभी लोन रीपेएबल था, लेकिन एसेट इन यूज आ गया। मेरा नहीं ख्याल ऐसा था, देख लें बार, देख लें बार, मुझे दिखाइएगा फिर अगर नजर आए तो, एक नजर चेक कर लें, क्योंकि FA1 के सिलेबस में तो ये बहस ही